Good morning, students. Welcome back. Today we are continuing the fifth chapter of Indian economic development, that is human capital formation in India. And in this video, we will continue from the topic human capital and human development. In our earlier video, we have discussed what is the meaning of human capital. Now we will see what is the relationship between human capital and human development. Both terms seem similar but they have distinction with each other. दोनों हमें एक जैसे लगते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही हो सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है. ह्यूमन कैपिटल हम सभी जानते हैं क्या है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्ड और लेबर एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल्स इन ए कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मानव विकास की बात करता है, और मानव विकास तभी होगा जब ह्यूमन कैपिटल की वजह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारी लाइफ है वो अच्छी हो, क्वालिटेटिवली हेल्दी हो और लॉन्ग लाइफ हो. और जब हम हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के को एंजॉय कर पाएंगे, इट मीन्स वी कैन सी वी आर इन अ स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो जॉब अचीव करना, एजुकेशन और हेल्थ से जॉब अचीव करना, दैट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. But due to this job and this skill, we are able to make choice of other goods which are valuable for us, and if we are able to live healthy and long life and qualitatively, it is very important. So it is called human development. So next, what is the state of human capital formation in India? अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में हुआ है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि स्टेट क्या है, मतलब व्हाट इज़ द कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है. सो वी कैन सी इन इंडिया वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन. ऑफ दीज एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज. So we know that ours is a federal country with a union government, state government and local governments. So हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के बेसिकली 5 सोर्सेस है. उसमें जो सबसे की सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. तो हमारी इकोनॉमी एक फेडरल इकोनॉमी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने पावर हैं, राइट्स हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन दोनों लेवल पे होता है. कुछ फील्ड स्टेट के लिए हैं, कुछ सेंटर के लिए हैं, कुछ दोनों के लिए हैं. तो एजुकेशन और हेल्थ ऐसा सेक्टर है जो सेंटर और हेल्थ स्टेट दोनों के लिए काम करता है, और वहाँ पर उनकी जो पॉलिसी होती है वो डिसाइड करती है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा. तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, वो it can be said that it is make substantial long term impact and they cannot be easily reversed. Hence government intervention is essential. For instance, once a child is admitted to a school or health care center where the required services are not provided, before the decision is taken to shift the child to another institution, substantial amount of damage would have been done. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये दो फील्ड ऐसे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है. ये दोनों फील्ड में पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी और उसका कंट्रोल होना ज़रूरी है. कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि जब कोई बच्चा बीमार होता है उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, और अगर उसको आगे रेफ़र करना है तब तक उसको जो रिक्वायर्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट है अगर वो नहीं दिया जाए तब तक वहाँ अगले हॉस्पिटल तक जाने तक वहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, उसकी हेल्थ से खिलवाड़ हो सकता है, जो हम उस हेल्थ को वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जब एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, मॉनिटरिंग होगी, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, तो वो अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको ईमानदारी से फॉलो करेंगे. तो कहने का मतलब है ये बेसिक नीड्स से जुड़ा हुआ मैटर है एजुकेशन और हेल्थ, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भी जो दोनों सेक्टर हैं एजुकेशन और हेल्थ, यहाँ पर मोनोपोली पावर जो है वो अगर होता है तो एक्सप्लॉयटेशन होता है. इसलिए द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन टू इंश्योर दैट प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दीज सर्विसेज एडहियर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइस. तो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली नहीं हो और वो लोगों से इस फील्ड में अपनी सुविधा के लिए जो है वो हाई प्राइस चार्ज करके उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें.
So in India, the Ministries of Education at the union and state level, Department of Education and various organizations like National Council of Educational Research and Training, NCERT, University Grant Commission UGC and All India Council of Technical Education AICTE facilitate institutes which come under the education sector. ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी बात की गई है कि सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसको HRD मिनिस्ट्री कहते हैं। सभी स्टेट्स की भी अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह से स्कूल लेवल पे सिलेबस और करिकुलम बनाने के लिए NCERT का इम्पोर्टेंट रोल है। हायर एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे UGC का इम्पोर्टेंट रोल है। और जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्रीज कोर्सेज होते हैं उसमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में यूनियन स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हैं, उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको ICMR कहते हैं। इस तरह से डेवलपिंग कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी गरीबी की रेखा से नीचे जीती है। तो कैसे उसको हम ये बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करें, उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है और उसके लिए डिफरेंट जो उसके इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। स्पेशली हेल्थ केयर एंड हाई एजुकेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। When basic education and health care is considered as a rights of citizen, then it is essential that the government should provide education and health service free of cost for the deserving citizens. तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये बेसिक नीड्स है, ऐसा नहीं कि ये कोई लग्जरी नीड्स हैं जो कि एजुकेशन और हेल्थ मिल रही है तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये हर नागरिक का एक कर्तव्य भी है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करे और सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी भी है कि वो अपने एफर्ट से अपनी पॉलिसी से ऐसा प्रोविज़न करें कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी कंडीशन में अच्छी क्वालिटी में उसके सभी नागरिकों को मिले। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र की क्या स्थिति है। सो फर्स्ट ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन सेक्टर या कोई सा भी सेक्टर हो उसकी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे वो सेक्टर कितना है। कहने का मतलब गवर्नमेंट उसको कितना रिसोर्स अलोकेट करती है, कितना बजट उसके लिए अलोकेट करती है, कितना अमाउंट ऑफ मनी उस पर स्पेंड होता है ताकि उसमें उस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फैसिलिटीज़ डेवलप हो और फैसिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन तक पहुँचे। उसके लिए गवर्नमेंट के क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या इफ़ेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। So first we talk about the expenditure on education by our government. So it is expressed in two ways. First as a percentage of total government expenditure and second as a percentage of GDP. तो अगर हम expenditure on education की बात करें गवर्नमेंट जो करती है इंडिया में, उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसका कितना परसेंटेज एजुकेशन फील्ड पे हो रहा है। सेकंड हमारी टोटल जीडीपी का कितना परसेंटेज हम जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सो द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। तो ये परसेंटेज शो करता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें एजुकेशन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज सीधा सा लॉजिक है कि अगर गवर्नमेंट अपनी टोटल एक्सपेंडिचर में एजुकेशन को प्रायोरिटी देती है तो ऑब्वियसली उसका एक्सपेंडिचर भी एजुकेशन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये परसेंटेज कम है टोटल एक्सपेंडिचर का, इट मीन्स एजुकेशन उतनी प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट के लिए नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें जीडीपी के कंपैरिजन में तो इट एक्सप्रेसेस हाउ मच ऑफ आवर इनकम इज़ बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। यानी कि हमारा जो टोटल इनकम है उसका कितना पार्ट हम जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना उसको डिवोट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग 1950 टू 2014, ठीक है, इस लंबी अवधि में 1952 से 2014 के दौरान गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.9 टू 15.7%। ये जस्ट डबल हो गया है। तो गवर्नमेंट का सपोज अगर 100 रुपये खर्च होता है तो पहले 1952 में लगभग
8 रुपये गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती थी, वो बढ़कर अब 100 रुपये में से लगभग 16 रुपये हो गए हैं। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो एजुकेशन में डबल तो हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, इसलिए इस एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम जीडीपी के प्रपोर्शन में देखें तो इसी ड्यूरेशन में ये इंक्रीज़ होके 0.64 से 4.13 हो गया है। ठीक है, तो 0.43 से 0.64 से 4.13 हो गया है। तो कहने का मतलब ये भी इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसको भी और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। So it can be said that throughout this period the increase in education expenditure has not been uniform and there has been regular rise and fall। तो ये जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, ये क्या है, रेगुलर और यूनिफॉर्म नहीं रहा है कि हमने कंटिन्यूस इनको इंक्रीज़ नहीं किया है, कभी हमने बढ़ा दिया है, कभी डिक्रीज़ कर दिया है, और इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट इसके डेवलपमेंट पे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। सो स्टिल वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर। So elementary education takes a major share of total education expenditure and the share of higher or tertiary education is the least। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पे, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन पे हो रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। बाकी सेकेंडरी और टर्सरी जो हाई लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, उस पर प्राइमरी के कंपेरिजन में कम एक्सपेंडिचर होता है। सो गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्सरी एजुकेशन। Expenditure per student in tertiary education is higher than that of elementary। ठीक है, this does not mean that financial resources should be transferred from tertiary education to elementary education। ठीक है, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में डिफरेंस होता है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है दोनों ही एजुकेशन में डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एजुकेशन में हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं कि टर्सरी में अगर हमारा एक्सपेंडिचर सपोज ज़्यादा है तो हम उसको शिफ्ट कर दें, क्योंकि ऐसा करने से वो सेक्टर जो है वो फिर सफ़र करता है और उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। सो इन 2014-15 द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन व अक्रॉस स्टेट्स फ्रॉम एज हाई एज 34,651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज ₹4,088 इन बिहार। तो अगर हम पर स्टेट की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा था 34,651 एजुकेशन के ऊपर, और बिहार में 4,088 जो था वो सबसे कम था। तो दिस लीड्स टू डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। तो ये जब सभी स्टेट्स में एजुकेशन के ऊपर जो खर्च होने वाला पैसा है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, या उसमें भिन्नता होती है, तो कहीं ना कहीं इससे उन राज्यों की शिक्षा और उनके शिक्षा के स्तर में भी भिन्नता या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होता है और वहाँ एजुकेशनली जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड वी कैन कंपेयर आल्सो। So the Education Commission of 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP should be spent on education so as to make a noticeable rate of growth। तो हमारा जो एक शिक्षा आयोग हुआ था 64-66 में, जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं हम, तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन यही थी कि टोटल जीडीपी का हमें 6% जो है वो कहाँ खर्च करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, यदि हम बहुत अच्छी ग्रोथ रेट एजुकेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं तो। सो द तपस मजुमदार कमिटी अपॉइंटेड इन 1998 आल्सो एस्टिमेटेड द एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 lakh crore over 10 years। So to bring all in children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, तो करंट लेवल जो है हमारा 4% से थोड़ा ज़्यादा है, उसको कहाँ तक ले जाने की ज़रूरत है, 6% तक ले जाने की ज़रूरत है, जो कि करंट एक्सपेंडिचर इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। सो ए गोल ऑफ 6% नीड्स टू बी रीच्ड। दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज मस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स। सो इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू
एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट जिसको हम कहते हैं, ये 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ और इसकी वजह से जो है प्रोविज़न हुआ किसका, फ्री एजुकेशन, फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो जितने भी चिल्ड्रन हैं 6 to 14 ईयर्स की एज के, उनका सबका फंडामेंटल राइट है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू 8 क्लास, ठीक है, वो अचीव करे और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो स्टार्टेड लेविंग ऑन 2% सेस, एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्स लेती है, तो उसमें 2% एजुकेशन सेस जो है वो पहले लेती थी, अब जो है इसको बढ़ा दिया है। टोटल जो सेस है सभी एजुकेशन का मिलाकर वो 4% हो गया है। तो एजुकेशन जो है, अगर हम लिटरेसी रेट को देखें इस टेबल में, तो एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो 15+ एज वाले लोगों की 1990 में 61.9% थी, 2000 में 68.4 और 2015 में 81। तो काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो मेल लिटरेसी रेट के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें प्राइमरी कंप्लीशन रेट की, कि प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने वाली पॉपुलेशन में मेल का जो परसेंटेज है वो 94 है और फीमेल का 99 है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लगभग अराउंड सभी बच्चे हमारे, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, वो पूरी करते हैं। दैट इज़ गुड थिंग। एंड यूथ लिटरेसी रेट, जिसमें हम 15 to 24 एज ईयर्स के लोगों को इंक्लूड करते हैं, वो मेल की है 92 और फीमेल की है 87। तो 87 थोड़ा कम है 92 से, तो फीमेल के लिए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, ओनली 5% का डिफरेंस है, तो इसको हम कवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जब इंक्रीज हुआ तो उसके रिजल्ट में हमारा लिटरेसी रेट जो है वो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव हुआ और उसका एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। नेक्स्ट है एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। So generally educational achievement in a country are indicated in terms of adult literacy level, primary education completion rate and youth literacy rate। तो ये वो फैक्टर है जो हमने टेबल में देखे, इससे हम एजुकेशनल अचीवमेंट को असेस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। नाउ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल एज डिस्टेंट ड्रीम। तो हमारा जो फ्यूचर गोल यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल हो, सभी को शिक्षा मिले। इसके लिए सरकार क्या करे, लेकिन अभी भी ये क्या है, डिस्टेंट ड्रीम है, अभी भी एक दूर का सपना दिखाई देता है, इतना इजी नहीं है। दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया इज एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात है कि अभी भी हमारे देश में इलिटरेट, निरक्षर लोगों की संख्या उतनी है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस समय हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके लगभग अभी भी इलिटरेट लोग हमारी कंट्री में हैं। सो इन 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज नोटेड इन, ये जो पिक्चर हम देख सकते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट गिव वे टू चाइल्ड लेबर, ए लॉस टू ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा लॉस क्या है कि कोई बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है और वो बीच में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करके छोड़ देता है स्कूल, और स्कूल छोड़ने के बाद वो मजबूरी से या आर्थिक तंगी की वजह से किसी जॉब में, किसी लेबर वर्क में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं देश की ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा लॉस होता है और उस बच्चे के लिए भी वो एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होती है। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में पास हुआ था उसमें ये कहा गया कि 10 साल के अंदर ये गवर्नमेंट का नीति निर्देशक सिद्धांत होगा कि वह 14 साल के सभी बच्चों को वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो बाद में हमारे संविधान जो हमारे संसद है उसने इसको रियलाइज़ किया और उसके लिए नया कानून 2009 में बनाया। नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। अब बात यहाँ पर आती है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हमारे इंडियन मेंटेलिटी जो पहले थी, जिसमें रूरल, अर्बन और
मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से जेंडर इक्वलिटी नहीं रही है, यानी कि लड़का और लड़की में एजुकेशन के टर्म्स में भेदभाव होता था। द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, सिग्निफाइंग ए पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारी लिटरेसी रेट है मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, कम है, अंतर है लेकिन कम है। इसका मतलब जब ये गैप कम होता है इसका मतलब ये है कि लेडीज़ या जो फीमेल्स हैं उनको भी एजुकेशन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी अपनी पढ़ाई कर पा रही हैं, प्राइमरी हो चाहे एलिमेंट्री हो या हायर एजुकेशन हो। तो ये पॉजिटिव सिचुएशन है कि लोगों की जो मानसिकता है वो अब बदली है, अब लड़के और लड़की में भेद नहीं होता है और दोनों को पढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन अभी भी इस सिचुएशन को हम कम्प्लीटली फेवरेबल नहीं कह सकते हैं या फुली इससे हम रिकवर नहीं हो पाए हैं, बिकॉज जेंडर इक्विटी स्टिल द नीड टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ इमिनेंट फॉर वेरियस रीजन्स सच एज improving economic independence and social status of women, and also because women education makes a favorable impact on fertility rate। तो वुमेन का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवार, समाज और देश की उन्नति और विकास के लिए वो अपरिहार्य है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन ए फ्यू टेकर्स। तो फ्यू टेकर्स का मतलब यही कि हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है उसका लाभ सभी को नहीं मिल रहा है, केवल कुछ लोगों को, जनसंख्या का एक छोटा सा भाग उसको ले पा रहा है या वही हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। सो एज पर NSSO डेटा इन द ईयर 11-12 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरिया वाज 19%। ठीक है, तो ऐसे यूथ जो ग्रेजुएशन तक पढ़ चुके हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 19% था। तो 19% ऐसे लोग जो ग्रेजुएट थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, तो ये हमारे लिए दिखाता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम कह सकते हैं शैक्षिक बेरोजगारी। सो देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स हैड रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसी तरह से गाँव में 19% था और शहरों में जो ग्रेजुएट यूथ थे उनमें केवल 16% ही बेरोजगार थे। सो द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस वर द यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट नियरली 30%। तो महिलाएं जो ग्रेजुएट महिलाएं जो रूरल एरिया में रहती हैं वो अराउंड 30% जो वो क्या थी, अनएम्प्लॉयड थी, उनको जॉब नहीं मिला था। और अगर हम बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट दिस ओनली अबाउट 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ वर अनएम्प्लॉयड। तो ये बहुत कम परसेंट है प्राइमरी एजुकेटेड यूथ का रूरल और अर्बन में, स्पेशली वुमेन के लिए। So government should increase allocation of higher education and also improve the standard of higher education। तो कहने का मतलब है कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम ये उठाना होगा कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ करना होगा, चाहे वो टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में कहें, चाहे वो हम GDP का जो हमारा टारगेट है 6% ऑफ टोटल GDP, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी लेवल है उस पर एजुकेशन इम्प्रूव हो और गाँवों में स्पेशली अच्छे स्कूल्स हो, उनमें फैसिलिटीज़ हो, अच्छे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे टीचर्स की वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो। कहने का मतलब एजुकेशन जब इम्प्रूव होगा तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कैपिटल को इंश्योर करता है, प्रमोट करता है, और ह्यूमन कैपिटल जो है कंट्री की इकोनॉमिक कैपिटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करती है। तो कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव बीन ईयर मार्किंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल आउटलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। सो वी नो दैट बोथ सेक्टर्स एजुकेशन एंड हेल्थ आर compulsory for us, integral part of our development, so we cannot avoid or neglect these sectors. So we have to focus by increasing our expenditure, by providing better facility, by implementing all policies in these sectors effectively and sincerely, so that the benefit of education and health can be reached to each and every person, and by this we can achieve our dream of developed India. So that's all for today. I hope you will be able to understand all the topics of this chapter, and अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एंड थैंक यू,
Goodbye. Take care.